consider someone else other than your father your father? अभी मैं एक ही मिनट दे देता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मतलब मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। बैटरी तो बहुत पहले खत्म हो गई, वो तो फ्यूज उड़ गया जी। अरे यार, आप सर्कल में घुमा रहे हो बातों को, कोई नहीं समझ उसका। सारे समझ रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे हो ना, समझना चाहते हो? ओके। शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, छोड़ो। नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम मुकम्मल समझ रहे हैं आपकी बात और आप भी समझ रहे हो मेरी बात। ओके, आप मेरा सवाल पूछ लीजिए। आपका खुदा एक डिमांड करता है और एक कमेंडमेंट डाल देता है कि पहले सवाल से रिलेट करता है। जब तक पहले सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, अगले सवाल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके ओके ओके, मेरी माँ है, आप मान लीजिए मेरी माँ है और मुझे खिलाती है पिलाती है। वो अगर मैं उसकी रेस्पेक्ट या इबादत नहीं करूंगा, इबादत नहीं, वो आप उसको माँ ही नहीं मानते। आप कहते हो मैं तो वो जो घर में झाड़ू देने वाली आती है ना, मैं उसको माँ मानता हूँ, तुम तो हो ही नहीं मेरी माँ। अब बोलो, तो क्या ये सही है? इन द केस मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एमनीशिया हो गया है और मैं किसी और को माँ मान रहा हूँ। नहीं भाई, एमनीशिया आप नॉर्मल हो बिल्कुल। आपने कहा कि यार ये औरत बड़ी खराब है, मुझे मारती वारती भी है कभी कभी, सब्जी अगर मैं सही गलत ला देता हूँ, मैं इसको माँ मानता ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब किसी बंदे को पता ही नहीं है ना, मतलब खुदा ही दे रहा है। सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसके बावजूद आप इसको माँ नहीं मानते। प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ दे दीजिए, मैं अभी मान लूंगा। ओहो, खुद हम बात खुदा की नहीं कर रहे हैं, हम माँ की कर रहे हैं। एक घर में आपने आंखें खोली और आपको बताया गया कि ये जो औरत है ना, ये तुम्हारी माँ है, ठीक है। बड़े होकर आप ये कहने लगे अपनी माँ जी से, माँ जी या तो आप उस दिन की मुझे वीडियो दिखा दें या कोई डीएनए वीएनए टेस्ट हो, तब मानूंगा मैं, वैसे नहीं मानने का आपको माँ। तो मुझे बताइए कि क्या ये आपका मुतालबा दुरुस्त होगा? फॉल्स इक्विवेलेंस दे रहे हैं, मैं इसका फॉल्स इक्विवेलेंस आपको समझा देता हूँ, क्योंकि किसी ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं बता देता हूँ ना, एक मिनट में मेरे को कंप्लीट। किसी कोई माँ उस बेटे को खिला रही है पिला रही है और उसका प्रूफ है, एग्जिस्ट करता है उस दुनिया में, मैं मानूंगा, डेफिनेटली मानूंगा वो मेरी माँ है और मैं उनकी रेस्पेक्ट दूंगा। बहुत सी औरतें हैं जो अडॉप्टेड बच्चों को अडॉप्ट कर लेती हैं बचपन में, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, उनको खिलाती हैं पिलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे केस हुआ हो, आप एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो, लेकिन आप अपनी माँ से, बात ये नहीं है, बात ऑफ कोर्स टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी माँ से जाकर टेस्ट का विदाउट एनी रीजन कहेंगे ठीक है जी माता जी, बात तो सही है कि मैंने आंखें तो आपके घर में खोली हैं, लेकिन ऐसा डीएनए टेस्ट के बगैर बात नहीं बनेगी, डीएनए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्या आप करेंगे? ओके, मेरे सवाल में ऐसा सवाल आता है तो मैं ऑफकोर्स करूंगा ना, मतलब मेरे को लगता है जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही है मुझे और जिस तरीके से मेरे को ट्रीट कर रही है, और वो आपको खिला रही है पिला रही है सुला रही है दुला रही है नहला रही है, सारे काम कर रही है, ट्रीट बेस्ट है। ओके, विदाउट एनी डाउट मैं उनसे जाके नहीं पूछूंगा, मेरे पास डाउट होगा तो मैं उनसे जाके पूछूंगा, इसीलिए मेरा सवाल आ जाता है, मेरा डाउट है आपके खुदा के एग्जिस्टेंस पे। तो ठीक है, बात अब यहाँ पर ये हो गई, बात यहाँ पर ये हो गई है कि अगर आपको ये पता हो कि मेरे माँ बाप हैं और उनको आप माँ बाप न माने तो ये गलत है। माँ बाप हैं, उनको नहीं मान रहे हो कि माँ बाप हैं, किसी दूसरे को माँ बाप मान रहे हो, तो ये गलत है। ऐसे ही होल्ड ऑन, और आप उनके इस एटीट्यूड को कि वो पेरेंटहुड का डिमांड कर रहे हैं आपसे, आप उसको इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं कहते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में खुदा है और है जिसने आपको एग्जिस्टेंस दिया है और वो आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके इस डिमांड को कि उसको खुदा माने, इसको आप इगोइस्टिक नेचर नहीं कह सकते। दैट्स द पॉइंट। ओके, मैं बता देता हूँ, मैं उसी सवाल को दोहरा देता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे हम पैदा होते हैं, हमें कुछ मेमोरी नहीं होती और हम किसी मुसलमान घर से हम किसी और घराने में पैदा नहीं होते, तो हमें पता किसी बंदे को पता नहीं होता अल्लाह ही है, मतलब अल्लाह का इबादत करना है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन नेचर पे अड़वा दे, किसी बंदे का एमनीशिया हुआ है और वो अपनी माता को भूल गया और अपनी माता को माता नहीं मानता है, फिर भी उनकी माता उनका पालन पोषण करती है, उनको खिलाती है पिलाती है, ना कि उनको उठा के जहन्नुम में फेंक देती है। और रही बात आपकी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एमनीशिया हो गया इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि खुदा है कि नहीं, ठीक?
नहीं नहीं, माँ के बारे में मेरा आंसर था, माँ के बारे। ओके ओके, हाँ, तो बात तो खुदा पे हो रही है ना, मिसाल दी है ना आपने। जहन्नम में माँ तो जहन्नम में नहीं फेंकनी है ना, आपने जहन्नम की मिसाल दी है तो गॉड के कॉन्टेक्स्ट में दी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एमनीशिया हुआ है। बताइए। मेमोरी लॉस हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि गॉड है कि नहीं, राइट? हाँ। अच्छा ठीक है, तो अगर मेरे भाई आपको एमनीशिया हो गया और इसमें आपकी कोई खता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई मेरे पास एक मेडिसिन है, मेडिसिन खाओ एमनीशिया से निकलो एकदम ठीक, और आप ये कहेंगे नहीं मुझे मेडिसिन खानी नहीं है और ना मुझे इस बात का इकरार है कि मुझे कोई बीमारी है और ना मुझे कोई मेडिसिन खानी है, अब आप ही को ब्लेम किया जाएगा ना, किसी और को ब्लेम तो नहीं किया जाएगा। ओके ओके, मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। असूरा भाई एक बात हो रहा है, हजरत इन्होंने कहा कि मुझे जो है एक बीमारी हो गई है जिससे मैं भूल गया हूँ कि मेरी माँ है कि नहीं है, लेकिन आप दुनिया में ये तो देख रहे हैं कि जो सारे बच्चे पैदा हुए हैं किसी न किसी माँ से ही पैदा हुए हैं, तो मेरी भी कोई मैं अपनी माता को माता नहीं मान रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अपनी माता को आप माता नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप दुनिया को देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं ये किसी माँ से होते हैं, लिहाजा मेरी भी कोई ना कोई माँ होगी। जब जाके मेरे को फोटोज दिखाएंगे, नहीं तो मेरे को चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि कोई ना कोई है मेरी माँ। हाँ, लेकिन गॉड के कॉन्टेक्स्ट में तो आप ये कह रहे हो कि कोई गॉड ही नहीं है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अभी बोला फॉल्स इक्वल्स में। ओके, मैं फॉल्स इक्वल्स में बोल देता हूँ। जैसे आपने कहा कोई दवा ये है, आप दे रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ठीक हो जाओगे, मैं उसका प्रूफ मान सकता हूँ। मतलब मैं उस डॉक्टर से प्रूफ मांगूंगा, मतलब ये दवाई खा के कोई ठीक हुआ है नहीं है, मैं उसका रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मतलब आपकी इस स्क्रीन पर 4 ठीक लोग बैठे तो हैं। हाँ, क्या आप मतलब 4 लोग ठीक बैठे हैं एकदम परफेक्टली हेल्थी, माशाल्लाह। ओके, आपको पता है मतलब अल्लाह है और उसका जहन्नुम और जन्नत आप देख के आ चुके हैं, मतलब आप मेरे को प्रूफ दे सकते हैं? मतलब भाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे फिर डिबेट अलग होगी ना मेरे भाई। हाँ, दूसरी बात पहले तो इस पर डिबेट होगी कि देखना ही यकीन करने के लिए जरूरी है, पहले तो इस पर डिबेट होगी। हाँ, आप आपने ये पूछा कि कोई हेल्थी भी मौजूद है, हमने कहा हम मौजूद तो है। ओके, आप ओके, आप मेरे को प्रूफ दे सकते हैं, मतलब गॉड एग्जिस्टेंस करता है? नहीं दे सकते हैं ना? हाँ, नहीं वैसे दे तो सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब वो दवाई के मुझे बस ये बता दीजिए कि किस तरह का प्रूफ चाहिए, वो मैं भी अगली मर्तबा दूंगा। प्रूफ किस तरह का चाहिए? लाके दे दो, फोटो लाके दे दूं, फोटो या लॉग बना के लाके दे दो। ठीक है, जिस दिन आप अपनी अकल का फोटो दे देंगे मैं उस दिन खुदा का फोटो दे दूंगा, ठीक है? ओके, आप जिस दिन अकल का फोटो दे दोगे ना उस दिन खुदा का फोटो दे दूंगा। आपको सिमुलेशन का फोटो चलेगा? मैं अभी दे देता हूँ। अकल का चाहिए, दिमाग का नहीं चाहिए, ब्रेन का नहीं चाहिए। नहीं, अकल का नहीं चाहिए मेरे भाई। ओके, एमआरआई नहीं चाहिए। ओके, वे फॉर्म दे देता हूँ मैं। क्या दे देता हूँ? मैं प्रूफ दे देता हूँ अकल का। नहीं, आप फोटो चाहिए, चाहिए फोटो, अकल का फोटो। ओके, मैं आपको फोटो का मैं आपको दे देता हूँ। दिमाग का नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग और अकल दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रेन एंड माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे माइंड का, तो मुझे अकल का आप जरा फोटो लाके दें। ओके, मैं कॉन्शियसनेस का फोटो लाके दूं? ओके, मैं दे दूंगा। कॉन्शियसनेस का फोटो आएगा भाई, तैयार रहें। कॉन्शियसनेस का फोटो आने वाला है। इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू, इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। और इनको नोबेल प्राइज का अभी से हम लोग कोशिश शुरू कर दें कि ये फोटो लाने वाले हैं, वो भी किसका? माइंड का और अकल का। भाई क्या कहने? ठीक है जी, हम इंतजार करेंगे। ओके, एक मिनट, आपका पहला दावा था, मतलब अल्लाह, मतलब गॉड इंतजार कर रहे हैं फोटो। नहीं, आप जो आपका दावा था आप पहले प्रूव कर दीजिए ना। अब तो दावा खत्म, दवा पर आ जाए। आप हमें अकल का फोटो प्रोड्यूस कर दे भाई। ओके, आप मेरे को प्रूव कर दो ना भाई। एक मिनट, हेलो, अकल का फोटो लाने की बात आपने की है, ठीक है, आप पहले वो फोटो लाओ। आपने प्रूफ जो चाहिए आपको पहले आपने पूछा है, मतलब यू आर द वन हु आस्क्ड फॉर द प्रूफ। आई एम वेटिंग भाई। एक बात ओके, आपने मेरे मन में सुनिए, मेरे मन में इस टाइम सही मुस्लिम की डीपी उठाकर मत दे देना, वो जो बल्ब जल रहा है उनको। हाँ जी को है सही मुस्लिम साहब जी। एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे मन में क्या, मन की बात कर रहा हूँ मैं,
मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता लग सकता है? नहीं। कोई तरीका है इसका? नहीं, मेरे को नहीं पता चल सकता। तो फिर आप फोटो किस चीज के लाएंगे जब आपको पता ही नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ? वही तो जो न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो मूवमेंट का जो फोटो है ना, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन की बात नहीं भाई आप बात ओके मैं एक मिनट में रुकवा देता हूँ, एक मिनट में। आपने दिया था क्या, आपको क्या प्रूफ चाहिए? मैंने पूछा था मेरे को फोटो यार लॉन्ग बना के लेके आ जाओ। आपको पहले प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रूफ दूंगा। आप मेरे सुनिए आप मेरे माइंड को पूरा स्कैन भी कर लेंगे ना, तो भी मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बात को आप डिकोड नहीं कर सकते, चाहे आपके पास 50 आगे वाले समय में हम डिकोड कर सकते हैं भाई। उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि जो आदमी एक मिनट मैं बता देता हूँ। मैं आपको मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा। जापान में एक ऐसा डिवाइस का निर्माण रिसर्च होने लगी है जो आपकी जो मतलब मेमोरी है उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है और आपको वीडियो फॉर्म में दिखा भी सकती है। आप ये तो मानोगे ना, मैं आपको प्रूफ यही दे दूंगा उसके बारे में। आप मेरे को जो आपने पहला दावा है, जो आपको 1400 साल से पहले से आप लोग जो दावा करके आए हो, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है और जहन्नुम और जन्नत एग्जिस्ट करता है, आप उसका एक छोटा सा प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि पहला दावा तो आप ही का है। उसके बाद में मैंने अभी दावा जरूर है, आपने मिक्सअप कर दिया। हमारा ये दावा जरूर है कि खुदा मौजूद है, जन्नत जहन्नम मौजूद है। हमारा ये दावा नहीं है कि किसी चीज के मौजूद होने के लिए उसका दिखाई देना जरूरी है। ये हमारा दावा नहीं है। ये दावा आपका है कि आप उसका फोटो दिखा दीजिए। आपने पूछा उसका फोटो दिखा दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये समझते हैं कि किसी चीज के मौजूद होने के लिए उसका दिखाई देना जरूरी है। हमने कहा ठीक है, आप अपनी अकल का फोटो दिखा दीजिए। आपने प्रॉमिस किया था, अब भूलना मत, अब डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस किया था कि आप अकल का फोटो दिखाएंगे। वो बताइए कब दिखाएंगे? आज ही दिखाएंगे कि अगली स्ट्रीम में आएंगे? न्यूरॉन्स इज अ डिफरेंट थिंग, अकल इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, बस ये समझना। न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है उसे आप क्या बोलोगे? मुझे बताइए, अकल का फोटो आज दिखाना है कि अगली स्ट्रीम में? आप जन्नत और जहन्नुम का अभी दिखाओगे, अगली स्ट्रीम में दिखाओगे? अगली स्ट्रीम में दिखाएंगे। आप पहले आज दिखा दो। मैं भी अगली स्ट्रीम में दिखा दूंगा। मैं आपका जो सवाल था, जो इंतजार करेंगे, हमारे पास फोटो रेडी है। फोटो हमारे पास रेडी है, जिस दिन आप दिखाओगे उस दिन दिखाएंगे, ठीक है? ओके पहला आपका दावा था ना, आप दिखा दीजिए, मैं भी अभी दिखा देता हूं। हमारा दावा नहीं था, फोटो का हमारा कोई दावा नहीं था। फोटो का हमारा दावा नहीं था, फोटो आपका था कि फोटो दिखाओ। उस पर हम ये कह रहे हैं कि आप दिखा दें अकल का। एक मिनट, पहले प्रूफ दिखाने का दावा किसका था? आपका था ना? नहीं, हमारा प्रूफ दिखाने का दावा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप टीम को पीछे दिखाने का नहीं, प्रूफ देने का दावा था, दिखाने का नहीं। दे दो। वो प्रूफ क्या है आप दे दो ना। इस तरह का प्रूफ चाहिए ना। हम अपना प्रूफ तब देंगे जब आप फोटो ले आएंगे। हाँ, हम प्रूफ देंगे, आप भी इस पर पहले बात होगी। पहले फोटो चलेगा अकल का, उसके बाद हम प्रूफ देंगे। ओके, आप मेरे को जो आप 14 साल से पहले के दावा कर रहे हो उसका फोटो आपके पास, आपके साथ मजीद गुफ्तगू करना मेरे भाई इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। थोड़ा सा आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअली, और कुछ फिलॉसफी पढ़ें, फिर आप आइए हमारे साथ गुफ्तगू कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी पढ़िए। आपको अंदाजा होगा कि प्रूफ किसको कहते हैं, किस तरह का प्रूफ चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस की क्या हैसियत है और क्या नहीं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वरना इमेजिन करें कि एक आदमी हम ये कह रहा है कि हाँ जी मैं अगले हफ्ते अकल का फोटो लेकर आऊंगा, उससे गुफ्तगू करके क्या फायदा? से वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, आप जो आइडियोलॉजी आपने बताई है मैं पढ़ लूंगा। उसके बाद आप मेरे को प्रूफ। चलें ठीक है, पहले वो तो पढ़ ले भैया। अच्छा जी, फोटो लास्ट कॉलर है, चूंकि 3 घंटे हो गए, और ये इदरीस, चूंकि इदरीस अहमद काफी देर से हैं, तो मैं बस ये ले रहा हूं, उसके बाद मैं कोई कॉलर नहीं लूंगा। अगले कॉलर अगले हफ्ते आए। जी भाई, कहाँ चले गए इदरीस जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं आप जी बोले। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आजकल हमारे यहाँ पे ना रफ़े दिन को लेके बहुत बहस हो रही है। हमारे यहाँ इस मौजू पर लेकर कोई बहस नहीं होती है, ठीक है? अल्लाह हमारे यहाँ बहुत बहस हो रही है और हमारे यहाँ बिल्कुल बहस नहीं होती है। अजीब भाई, आप लोगों को यार
एक मिनट वापस लेता हूँ, रुको, होल्ड ऑन। इदरीस साहब, आपको मैंने वापस लिया है एक पैगाम देने के लिए। इन बहसों से कब निकलोगे, जरा मुझे अभी बताओ, कब निकलोगे इन बहसों से? नहीं, एक्चुअली मैं इमाम अबू हनीफा के मसलक को डजंट मैटर, आप इन बहसों से निकलोगे कब? इमाम अबू हनीफा के फॉलोअरों को यह हक नहीं है कि हर तरह की बहसों के अंदर उलझ जाए। आपका इस बहस से क्या लेने देना? सही है, मगर ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं भी फॉलोवर इमाम अबू हनीफा का, मैं तो नहीं करता इस मौजू पर बहस। क्यों इन मसलों के अंदर पड़े हो भाई? आपका क्या लेना देना इससे? बहस हो रही है, होने दीजिए। नहीं, कुछ लोग अब फिर हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप जब क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो काउंटर क्वेश्चन क्यों होगा? आप क्वेश्चन करो ही ना, हमसे तो नहीं करते। नहीं, हम लोग नहीं क्वेश्चन थोड़ा बीच में टोक रहा हूँ मुफ्ती साहब, थोड़ा माजरत, बीच में टोक रहा हूँ। आसिम भाई भी आना चाह रहे हैं तो हाँ लीजिए जी, आसिम भाई को लीजिए, पीछे से रिमूव कर दें। हाँ, तो अब मुझे बताएं आप कि भाई आपसे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो तभी तो काउंटर क्वेश्चन होगा ना। आप क्वेश्चन ही क्यों करते हैं? हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे तो कोई आके ना क्वेश्चन करता ना काउंटर क्वेश्चन करता, जो आप जैसा आकर करता है तो हम उसका ये इलाज करते हैं। तो मुझे बताएं कि हम जबकि हम सवाल का जवाब दे सकते हैं, इन मौजूआत पर गुफ्तगू नहीं करते, आप क्यों करते हैं? तो वही तो मसला हो रहा है, हम लोग थोड़ा इस मसले में फंस जा रहे हैं। हमारे पास फंसने की जरूरत नहीं है ना भाई, फंसने की जरूरत नहीं है। जो आप जिस तरीके से मेजोरिटी को फॉलो करते आ रहे हैं करते रहे, कोई मसला ही नहीं है। जैसे ही आपसे आकर कोई सवाल करे कि रफ़े यदैन के वज़अ यदैन या कुछ भी, आपसे कहिए कि भाई ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम करें, आगे बढ़े। कि भाई ये मुझसे सवाल ना करो, मस्जिद के इमाम साहब है, मदरसे के मौलाना साहब है, जाके उनसे उलझो, मुझसे उलझने की क्या जरूरत है? सही है, सही है, जज़ाकल्लाह जी। आसिम भाई जी मुफ्ती साहब, मतलब इस पे ना अजीब हालत हो रखी है लोगों की कि हम बार बार जो ये बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि हर किसी को भाई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं हर मामले में। तो इस पे मैंने तफसीलन कहा भी था कि कुरान के दो एस्पेक्ट हैं या हदीस के दो एस्पेक्ट हैं। एक है कि उसको हिदायत के लिए पढ़ना, ये तमाम इंसान को करना चाहिए। दूसरा ये है कि उससे हकाम के इस्तेंबात के लिए पढ़ना, ये वही करेगा जो इस साइंस को जानता है। सही, जी हाँ, बिल्कुल सही। अवाम को ये सोचना चाहिए कि ये मसाइल ना उनकी दिलचस्पी को होनी चाहिए, ना उनके लिए मौजू है बहस, चूंकि आप में इतनी सलाहियत नहीं है, लिटरली आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि आप इन मसाइल को समझ सके। तो हाँ, जिस दिन सलाहियत पैदा हो जाएगी उस दिन क्लासरूम में बैठकर खूब बहस कीजिएगा। हम भी बहस करते हैं, ये सारी दलीलें हदीस हमारे सामने भी है, दोनों तरफ की हदीस हमारे सामने है, लेकिन इन मौजूआत पर बात करके हम अपना ना तो टाइम जाया करेंगे और ना ही अपनी एनर्जी, हम दूसरा जो अहम काम है वो कर रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे लगता है, मैं बस एक बात रख दूं कि लोगों को ये समझ नहीं आता, खासकर वो लोग जो इस बहसों में नया नया पढ़ते हैं ना, जो जोश पड़ता है कि वो बहसें, वो जो मतलब डिफरेंसेस हैं जो पिछले 1400 साल से नहीं हो पाए, मतलब जो एक कुछ खत्म नहीं, किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए, उसमें आप आज कौन सा एक नया कंक्लूजन? दूसरी बात है कि इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर कोई हम किसी को काफिर नहीं कह रहे हैं, किसी को बिदअती मुशरिक नहीं कह रहे हैं। भाई इमाम काबा के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, वो रफ़े यदैन करते, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल जी भाई। अच्छा, जोनो हिंदी आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हजरत और तमाम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ पूछने की जिसारत कर रहा था। तो जी हाँ, असल में मैं जो है ना एक किताब पढ़ रहा था, नाम तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो असल में जो वो लोग हैं जो मुतकल्लिमीन हैं, उनको कुछ लोगों ने रद्द किया है और वो खुद को इस्लामी फ़िक्र के हामियों में से बताते हैं। तो उनके मुताबिक जो है थिंकिंग के प्रोसेस के लिए जो है 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें एक है हकीकत, दूसरा है सेंसेस जो कि उस हकीकत को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और तीसरा है ब्रेन, और चौथा है उस ब्रेन के अंदर उस हकीकत के बारे में कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है।
तो इसमें उन्होंने एक दलील दी है कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट था थिंकिंग को इनिशिएट करने के लिए, और ये कि थिंकिंग के प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, कि कुरान में हम ये पाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, तो जो एक थिंकिंग बॉडी थी ना वो रेडी होती है। तो मतलब इशारा इसी तरफ है कि चीज़ों के नाम सिखा करके ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन उनमें इंस्टॉल की गई और फिर वो थिंकिंग बॉडी जो है, और उसके बाद वहीं से पूरी की पूरी इंसानियत जो है एक थिंकिंग बॉडी बनी। तो मुझे ये समझना है कि उस आयत में जो कहा गया है कि तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, तो क्या उसके बाद ही आदम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था या उससे पहले भी आदम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था? ऐसे कुछ इशारे मिलते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले कलाम किया था तो जो शख्स बात कर सकता है तो बात करने के लिए थिंकिंग ज़रूरी है, यानी थिंकिंग वो कर पा रहे थे वो नाम सिखाने से पहले भी। तो ये पूरा का पूरा वो है। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कोई गुफ्तगू की थी या नहीं की थी, और अगर की भी होगी तो ज़ाहिर है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको सिखाया उसी बुनियाद पर की होगी। जो सिखाने से पहले तो गुफ्तगू नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने जो बताया है गोया कि अल्लाह ने वो इल्म दे दिया, उस इल्म की बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की है। फिर हज़रत आदम को फरिश्तों के सामने जब वो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और हज़रत आदम को अल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा पूरी आयत मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने मजीद इल्म दे दिया, उसके इल्म की बुनियाद पर गुफ्तगू हुई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें आपने शुरुआत की फिलॉसफी से और आपने फिर जो फिलॉसफी के लोग पर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनकी फिक्र को पेश किया और बात हज़रत आदम तक चली गई। तो मैं वापस आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर फिलॉसफी के ताल्लुक से, यानी अगर आपका सवाल वही है, इसको थोड़ा सा आप रिफ्रेश कीजिए और मुख्तसर। जी जी, फिलॉसफी में जो ये जो उसूल बताया गया कि 4 चीज जरूरी है सोचने के प्रोसेस को वकू पजीर होने के लिए, तो क्या आप इससे मुत्तफिक है कि इन 4 चीजों में से किसी एक चीज का निकल जाना भी सोचने के प्रोसेस को इनिशिएट करने या उसको वकू पजीर होने के लिए जो है वो इम्कान फिर नहीं रह जाएगा? देखें, मिसाल के तौर पर ये मसला जो है इल्म कलाम में मिलता है एपिस्टेमोलॉजी की बहस में। इसमें सबसे पहली गुफ्तगू जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन, कि अशिया की चीज़ों की जो हकीकत है ना वो इस्टेब्लिश्ड है, यानी हकीकत मौजूद है। न सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि काबिले इदराक है, उसको हासिल किया जा सकता है, इट इज़ अचीवेबल। तो पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि वल इल्मु बिहा मुतहक्किकुन, कि उनका जो इल्म है ना वो भी उनके बारे में जो इल्म है ना वो भी अचीवेबल है। न सिर्फ ये कि हकीकत मौजूद है बल्कि हकीकत को हासिल भी किया जा सकता है। ये 2 बातें कही जाती हैं। अब कैसे हासिल किया जाता है उसके बाद कहा जाता है वो असबाबुल इल्मी सलासतुन, कि 3 उसके जो है वो वसाइल हैं। पहला जो जरिया है वो है हवास, यानी सेंसेस, जिसको आपने सेंसेस बोला वही हवास हैं। उसके जरिए आप हकीकत तक पहुंचेंगे। तो हकीकत का होना भी जरूरी है, हकीकत का काबिल इल्म होना जरूरी है, और फिर हकीकत को हासिल करने के लिए असबाब इल्म में सबसे पहले सेंसेस का होना जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए सेंसेस के साथ साथ अक्ल, और उसके बाद तीसरी चीज है खबर। अच्छा, फिर इन 3 चीजों को बाकी रखने के लिए जो कदीम जो मुतकल्लिमीन है उन्होंने भी, और जो मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी मेमोरी का इजाफा किया है कि अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंसेस के जरिए ब्रेन में जा रही है आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो सोच नहीं पाएंगे। तो ये सारी ये है। मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हाँ, तो इसको एक्सेप्ट करने से एक मसला, एक पॉइंट और भी है ना, साथ में एक पॉइंट जी मैं जोड़नो भाई, मैं आपके क्वेश्चन को और फिलोसफाइज करूंगा इस माना में कि क्या जो तमाम के तमाम इल्म है वो इनिशिएट ही हिस्से होते हैं, या वो एक प्रायरी की कंडीशंस भी रखते हैं कि इंसान का जो इल्म है वो इंट्यूटिवली या इंस्टिंक्टली भी जो है वो अकल में आ सकता है, जिसमें हिस्स का जो है कोई दखल नहीं हो। तो ये बेसिकली जो रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की जो पूरी बहस है वो उस पे आती है कि असल क्या है, कि क्या हमारा जो इल्म है वो इनिशिएट हिस्स से होता है, या ऐसे भी इल्म हैं जो इनिशिएट हो जाते हैं और हिस्स में उसका ताल्लुक नहीं होता।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बांधा है। असल में मुफ्ती साहब से मैं जो सवाल करना चाह रहा था वो ये कि जब हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं या इन चारों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं थिंकिंग के प्रोसेस को होने के लिए जरूरी के तौर पर, तो सही बात है। पहला तो यही लगता है कि यहाँ पर जो है ना सेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि सेंसेस नहीं होंगे तो रियलिटी का कोई जो है इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं जाएगा, तो कोई थिंकिंग शुरू क्यों होगी। तो आसिम भाई आपका जो कहना है ना कि थिंकिंग क्या रियलिटी के इदराक के बगैर शुरू हो सकती है या नहीं, तो इसमें ये कहा जाता है कि वो थिंकिंग जो रियलिटी के बगैर हो वो खाम ख्याली है, वो ख्याल है, वो गुमान है, उसका वो थिंकिंग कोई हकीकी थिंकिंग नहीं है। जॉर्नो भाई ये सवाल के वो फॉल्स है ट्रू है ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है तो थिंकिंग ना, वो फॉल्स थिंकिंग है या ट्रू थिंकिंग है वो एक अलग बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन अपने नफ्सुल अमर में तो वो थिंकिंग है। चलिए ठीक है, थिंकिंग प्रोग्रेसिव भी तो होती है। लास्ट कमेंट ले लेते हैं सही मुस्लिम साहब से जी। हाँ नहीं, मैं इसी पे सोच रहा था कि जैसे सपोज उस टाइम बोलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हमने सारे नाम सिखा दिए थे, ठीक है, उसके बाद एपिसोड वो होता है कि उसका जो ट्री वाला एपिसोड होता है, उसके बाद भी अल्लाह ने उनको दुआ सिखाई है। तो क्या दुआ सिखाने से पहले उनको तमाम जो नाउंस थे और प्रोनाउंस थे वो नहीं सिखाए थे क्या? वो एक नई चीज ऐड हुई उस टाइम पर। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन पास्ट में हो रही है। मेरे हिसाब से सारा जो इल्म है वो इंस्टॉल हो चुका था तख्लीक के साथ ही। ये मेरा पॉइंट है इस पे। ओके ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर, चलें सही है। ओके शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मैं वो सब सॉरी मैं काट रहा हूँ, मैं बस एक पॉइंट बोल दूं, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है वो जब हमारे भाई आए थे मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। वो जो येलो डिस्चार्ज वाली हदीस है, मैं क्योंकि वो बोल रहा था कि उसमें कोई मेडिकल जो होता है ना वो रीजन ना भी हो तो कोई मसला नहीं, यानी येलो डिस्चार्ज अगर किसी को निकलता है तो जरूरी नहीं है कि कोई मेडिकल कंडीशन ही हो, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, नॉर्मल कंडीशंस में भी निकलता है। लेकिन जो हदीस के बारे में बात हो रही थी जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया वो इस्तिहाजा के रिलेटेड बात थी, तो ऐसा ना लगे लोगों को कि हम एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कोई भी जो है वो जरूरी नहीं कि ये किसी को येलो डिस्चार्ज हो तो आप उसको बोल दो कि कोई ना कोई इसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, नॉट नेसेसरी। और वो जो हदीस है वो इस्तिहाजा के रिलेटेड थी। जी मुसलमान, मैं चाहता था ये बात क्लियर हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। तो चलें अगले हफ्ते फिर आप हज़रात से मुलाकात होगी। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।